चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। जीवन में कभी नहीं लड़ूंगा चुनाव, ब्रजभूषण शरण सिंह ने चुनावी अखाड़े से किया संन्यास का ऐलान। ईरानी राष्ट्रपति रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत, विदेश मंत्री की भी गई जान। क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई पतंजलि की सोन पापड़ी असिस्टेंट मैनेजर सहित 3 को जेल। कन्हैया कुमार पर किसने कराया हमला, मनोज तिवारी पर उठ रहे सवाल, खुद कांग्रेस उम्मीदवार ने लगाया गंभीर आरोप। पीएम मोदी हिंदू धर्म पर नहीं कर पाएंगे राहुल गांधी के साथ डिबेट, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। यूपी में फर्जी वोटिंग, कई और खुलासों से खलबली, 25 मई को दोबारा होगा मतदान। इब्राहिम रईसी के निधन पर भारत में एक दिन का राजकीय शोक, सरकारी जश्न पर रहेगी रोक। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। कैसरगंज से लोकसभा सदस्य और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने लाइव हिंदुस्तान को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हाल के सभी विवादों के साथ साथ कई मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं अब कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे पास करने के लिए कई सारे काम है। महिला पहलवानों के आरोप को लेकर दिल्ली की अदालत में चल रही कार्यवाही को देखते हुए भाजपा ने इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह उनके छोटे बेटे करण भूषण को कैसरगंज से चुनावी अखाड़े में उतारा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ईरानी राष्ट्रपति रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत, विदेश मंत्री की भी गई जान। आपको बता दें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। इस हेलीकॉप्टर हादसे में उनके साथ विदेश मंत्री की भी जान चली गई है। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में दोनों की मौत हो चुकी है। कई घंटों की मशक्कत के बाद हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। दरअसल अजरबैजान के घने और पहाड़ी इलाके में रविवार को हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इसी हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री और अन्य अफसर सवार थे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कन्हैया कुमार पर किसने कराया हमला, मनोज तिवारी पर उठ रहे सवाल, खुद कांग्रेस उम्मीदवार ने लगाया गंभीर आरोप। आपको बता दें देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी लड़ाई असल मारपीट वाली लड़ाई में तब्दील हो गई है। मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर हमला हुआ, जिसके बाद ये विवाद गर्मा गया है। खुद कन्हैया ने आरोप लगाया कि भाजपा सांसद तिवारी ने उन पर हमला कराया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की भाजपा पर भड़क गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने शनिवार को दावा किया कि मौजूदा सांसद मनोज तिवारी ने उन पर हमला कराया, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया कि इस निर्वाचन क्षेत्र के लोग उन्हें अब स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रतिद्वंदी तिवारी के खिलाफ कुमार का यह आरोप कुछ लोगों द्वारा उन पर कथित तौर पर हमला करने और स्याही फेंकने के एक दिन बाद आया है। 5वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 5वें चरण में स्मृति, माया, ब्रजभूषण समेत कई दिग्गजों ने किया मतदान। आपको बता दें दोस्तों लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हो चुका है। इस दौरान बसपा प्रमुख मायावती, केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति, कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, रायबरेली के उम्मीदवार दिनेश सिंह जैसे दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अमेठी में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद स्मृति ईरानी ने कहा कि आप जल्द से जल्द अपने मतदान केंद्र जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। यह भारत और इसके भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूपी के फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर एटा के अलीगंज विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटिंग का वीडियो वायरल होने के बाद से खलबली मची है। चुनाव आयोग की सख्ती पर पूरी पोलिंग पार्टी सस्पेंड करने के साथ केस भी दर्ज करा दिया गया है। वायरल वीडियो में दिख रहे किशोर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी बीच जाँच में कई खुलासे हो रहे हैं। जाँच में पता चला कि इस बूथ पर 69.22% मतदान हुआ है। इसमें सिर्फ 10 लोगों ने ही वोटर पहचान पत्र का इस्तेमाल किया है। ऐसे में कई तरह की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि अगर किशोर ने वीडियो खुद बनाकर नहीं डाला होता तो इतने बड़े फर्जीवाड़े का पता कैसे चलता। विपक्षी पार्टियां भाजपा के साथ ही प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। फिलहाल आयोग ने यहां पर फिर से मतदान की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। यहां 25 मई को दोबारा वोटिंग होगी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में फंसी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले से ही कोर्ट में चल रहे मामले के बीच अब ईडी ने आम आदमी पार्टी के विदेश फंड को लेकर भी बड़ा खुलासा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताया कि आपको 2014 से 2022 के दौरान 7.08 करोड़ रुपए का विदेशी फंड भी प्राप्त हुआ है। जांच एजेंसी ने पार्टी पर इस विदेश फंड को हासिल करने में भारतीय दंड संहिता, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के उल्लंघन
उल्लंघन के आरोप लगाया है। इस फंड को हासिल करने के लिए विदेशी दानदाताओं की पहचान और राष्ट्रीयता के साथ साथ कई अन्य तथ्यों को छिपाने जैसे आरोप ईडी ने अपनी रिपोर्ट में लगाए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पीएम मोदी हिंदू धर्म पर राहुल के साथ डिबेट नहीं कर पाएंगे, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं दावा करती हूं कि पीएम मोदी हिंदू धर्म पर राहुल गांधी के साथ डिबेट नहीं कर पाएंगे। उन्होंने यह बात एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कही है। प्रियंका गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राहुल गांधी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बनते क्योंकि वे देश को गहराई से समझते हैं। इतना ही नहीं, वे हिंदू धर्म की गहराइयों को भी समझते हैं। अगर मोदी जी राहुल के साथ डिबेट करें तो मैं दावा करती हूं कि वह राहुल के साथ बोल नहीं पाएंगे। इस चुनाव में यह तय किया गया कि इंडिया गठबंधन के नेता यह तय करेंगे कि पीएम कौन बनेगा। वे जिस पर मोहर लगाएंगे हम उसे अपना समर्थन देंगे। दोस्तों अपनी अगली खबर के स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको एक गोलाबारी में घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मीडिया चैनल के अनुसार यह घटना राजधानी से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हैंडलोवा शहर में हुई। इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। शूटर ने स्थानीय हाउस ऑफ कल्चर के सामने फिको पर उस समय हमला किया जब वह अपने समर्थकों से मिल रहे थे। संसद के उपाध्यक्ष लुबोस ब्लाहा ने संसद के एक सत्र के दौरान घटना की पुष्टि की। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार कई गोलाबारी की आवाजें सुनी गई और पुलिस की ओर से एक शख्स को हिरासत में लेते देखा गया। बता दें कि 59 वर्षीय प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर स्थानीय हाउस ऑफ कल्चर के सामने फायरिंग की गई, जिसमें से उनके पेट में भी गोली लगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने फिको और उनकी वामपंथी स्मर पार्टी ने स्लोवाकिया के 30 सितंबर के संसदीय चुनाव में जीत हासिल की। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री का रविवार यानी 19 मई को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। इस पर भारत सरकार की ओर से देश में 21 मई को एक दिन का राजकीय शोक मनाने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि दिवंगत व्यक्तियों के सम्मान में भारत सरकार ने निर्णय लिया कि 21 मई को पूरे भारत में एक दिन का राजकीय शोक रहेगा। शोक के दिन पूरे भारत में उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है और उस दिन कोई आधिकारिक मनोरंजन भी नहीं होगा। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी रविवार यानी 19 मई को अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध के उद्घाटन के लिए जा रहे थे। इस दौरान उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में गैर कानूनी सरकार धोखे और साजिश के आधार पर बनाई गई, जिसका समर्थन खुद पीएम कर रहे हैं। खड़गे ने आगे कहा कि राज्य में पीएम मोदी की कई रैलियां हो रही हैं, वह लोगों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि असली दल के सिंबल को छीना जा रहा है। कोर्ट का फैसला भी मोदी के इशारे पर चलता है, लेकिन इस बार चुनाव में ऐसा नहीं होगा। जनता लड़ रही है, जनता जीतेगी, लोगों में नाराजगी है। वह डेमोक्रेसी की बात करते हैं लेकिन उनके मुताबिक नहीं चलते। मुंबई में बीएमसी चुनाव नहीं हो रहे, यह मोदी की राजनीति है। कर्नाटक में तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है। गोवा, एमपी, गुजरात में भी यही किया, यह उनकी नीति है। गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 48 में से हमें 46 सीटें मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर के और। ईडी के आरोप पर आतिशी का पलटवार, बोली अब ये सब चलने वाला नहीं है। आपको बता दें, ईडी ने सोमवार को दावा किया कि आम आदमी पार्टी को विदेशी फंडिंग मिली है। गृह मंत्रालय को दी गई अपनी रिपोर्ट में ईडी ने बताया कि 2014 से 2022 के बीच आम आदमी पार्टी को कुल 7.08 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली है। रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ओमान और अन्य देशों में रहने वाले कई लोगों से पैसा मिला है। ईडी के इस आरोप पर आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया है। आप नेता आतिशी ने इसका सीधा संबंध भाजपा से बताया और कहा कि अब ये सब चलने वाला नहीं है। आतिशी ने भाजपा पर कई तरह के आरोप लगाए। ईडी के आरोप पर आपका बयान सामने आया है, जिसमें आप नेता आतिशी ने कहा कि शराब घोटाला और स्वाति मालिवाल प्रकरण फेल होने के बाद बीजेपी ये नया मामला लाई है। कल एक और मामला आएगा और एक नए मामले आगे भी आते रहेंगे। आतिशी ने कहा कि इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी दिल्ली और पंजाब की सभी 20 सीटें हार रही है। आतिशी ने कहा कि अब ये सब चलने वाला नहीं है। मोदी जी से जनता बहुत नाराज है। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अब रूस यूक्रेन युद्ध में मच सकता है कोहराम, यूएस और नाटो सेना क्यों बना रहे सीधा एंट्री का प्लान। आपको बता दें, एक तरफ जहां रूस और चीन यूक्रेन युद्ध को निर्णायक अंजाम देकर खत्म करने की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नाटो सहयोगी यूक्रेन की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। नाटो सहयोगी अब यूक्रेन के सैन्य बलों को प्रशिक्षित करने के लिए यूक्रेन में सेना भेजने का प्लान भी बना रहे हैं। यह ऐसा कदम है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों को सीधे यूक्रेन युद्ध में खींच सकता है। अब तक अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन युद्ध में सीधे हस्तक्षेप करने से बचते रहे हैं। हालांकि रूस के खिलाफ आर्थिक से लेकर सैन्य मदद पहुंचाते रहे हैं और रूस पर कई किस्म के प्रतिबंध भी लगा चुके हैं। संडे मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट
रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना इस वक्त सैन्य कर्मियों की भारी कमी का सामना कर रही है। इसके अलावा हाल के हफ्तों में युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन की स्थिति कमजोर पड़ी है और इसका लाभ उठाकर रूस कई मोर्चों पर यूक्रेन पर दबाव और बढ़ता बना चुका है। कई सीमाएं गांव में रूसी सेना पहले से कई किलोमीटर आगे बढ़ चुकी है। रूस को उस स्थिति का फायदा हुआ जिसके तहत यूक्रेन को अमेरिकी और यूरोपीय हथियारों की खेप मिलने में देरी हुई है।